लीडर की एंट्री, रेफरीज की फाइट और एक बहुत ही खतरनाक माइंड गेम। वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ उसोगी। इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं हैंगमैन आर्क। अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट और आई बटन में मिल जाएगा। इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये पिछले सभी आर्क्स से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें बाकू बहुत सारे माइंड गेम्स खेलता है अपने ओपोनेंट के ऊपर, जिससे वो उसको हरा सके। और उसोगी के राइटर तोशियो साको ने भी इसकी राइटिंग ऐसे की है कि इसके हिंट्स हमें थ्रू आउट द आर्क पता चले, और मैंने कोशिश की है कि मैं उन सभी हिंट्स को यहाँ पर इंक्लूड कर सकूं। पर फिर भी अगर तुम्हें इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो तुम मुझसे कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। इस आर्क की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी एक कसिनो में बैठा है और हर तरफ से पैसों से घिरा है। और ये बात वहाँ का एक एम्प्लॉय एक लेडी को बताता है जो कि इस कसिनो की मालकिन है। इस लेडी को हमने पार्ट 2 में भी देखा था, जिसने उस ओल्ड मैन को खत्म किया था। और इस लेडी के साथ इसका बॉडीगार्ड लियो भी है, और ये दोनों कैमरे से उस आदमी को देख रहे होते हैं। लेकिन वो आदमी कुछ गड़बड़ी महसूस कर वहाँ से अपने सारे पैसे लेकर चले जाता है। और बाहर वो अपने साथियों से बात करते हुए उन्हें बताता है कि काकेरू ने उन्हें इन्फॉर्म किया है एक और गेम के बारे में। लेकिन उसे हैरानी है कि अब भी कोई बेवकूफ बचा है उसके साथ खेलने वाला। आखिर उसने कई सारे काकेरू मेंबर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। तब सीन शिफ्ट होता है और हम बाकू के ग्रुप को देखते हैं, जहाँ वो मार्को का इलाज कर रहा होता है। काजी को लग रहा होता है कि बाकू उससे नाराज होगा काकेरू को बुलाने के लिए, लेकिन बाकू उल्टा उसकी तारीफ करता है। उसके बाद हम देखते हैं याकू को, जो कि अपना डेप्ट कलेक्शन की ड्यूटी पूरा करने के लिए एक अमीर आदमी के पास आया होता है। इस आदमी ने एक बेट पे अपनी लाइफ दांव पर लगाई थी, जो कि वो हार गया, और अब याकू की ड्यूटी है इसकी लाइफ कलेक्ट करने की। वो आदमी कई सारे लोगों को बुलाया होता है याकू को रोकने के लिए, लेकिन याकू एक ही झटके में उन्हें हरा देता है और कहता है इफ यू आर अनेबल टू पे डोंट बेट। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बाकू अपने पूरे ग्रुप के साथ एक टनल के बाहर खड़ा होता है, और वहाँ कई सारे काकेरू के लोग भी हैं। याकू उन्हें बताता है कि क्योंकि ये गेम है बिटवीन काकेरू मेंबर्स, तो दोनों पार्टी के पास अपने एक्सक्लूसिव रेफरीज होंगे, और दोनों रेफरीज की ड्यूटी है न्यूट्रल रहने की। लेकिन इन रेफरीज की भी अलग अलग पर्सनालिटी होती है। याकू उन्हें बताता है कि दूसरी पार्टी कुछ समय पहले ही वहाँ आई है, और उन्होंने एक कंडीशन सजेस्ट की है कि दोनों टीम से सिर्फ 2 ही लोग रूम के अंदर जा सकते हैं। और बाकू एक कैरामेल खाते हुए डिसाइड करता है कि सिर्फ वो और काजी ही रूम के अंदर जाएंगे। मार्को उसे पूछता है लेकिन फिर मेरा क्या होगा। बाकू उसके पास आकर उसे एक अलग काम बताता है, और बाकू, काजी और याकू रूम के अंदर चले जाते हैं, और मार्को दीवार पे चढ़कर वहां से दूर चला जाता है। और रूम में हम देखते हैं दूसरी पार्टी के एक्सक्लूसिव रेफरी, जो कि काकेरू का रेफरी नंबर 10 मिकामा किरू। और इस बंदे की हरकतों से ये बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं लग रहा, लेकिन खैर देखते हैं ये आगे क्या करता है। वैसे इस मैच में बाकू के अपोनेंट का नाम है सदाकुनी। सदाकुनी उन्हें कहता है कि बेकार के इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर बाकू बिल्कुल चिल होकर उसका जवाब देता है, तुम्हें आखिर इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम पहले ही प्लान कर रहे हो अपना सारा पैसा मुझे देकर यहाँ से भाग जाने की? और सदाकुनी बाकू के सर की तरफ एक चाकू फेंकता है, जिससे बाकू के गाल पे एक कट लग जाता है। काजी याकू से कहता है कुछ करने के लिए, लेकिन याकू से बताता है कि जब तक गेम के रूल्स सेट नहीं हो जाते और गेम स्टार्ट नहीं हो जाता, वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। काजी फिर टेबल पर 50 मिलियन जो वो लोग बेट पर लगाने के लिए लाए हैं वो रखता है, लेकिन इसे देखकर सदाकुनी उनका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि क्योंकि वो 1 बिलियन लाया है बेट पे लगाने के लिए। वो काजी को डराने लगता है, लेकिन काजी उससे डर कर एक वेपन निकाल लेता है। लेकिन फिर सदाकुनी उसे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे अगर एक फाइट भी शुरू हो जाए। लेकिन काजी डर के मारे इधर उधर फायरिंग करने लगता है, जिससे वहाँ का एक कैमरा टूट जाता है और सामने वाले टीम का बंदा भी अपना वेपन निकाल लेता है, लेकिन याकू ये सब रोक देता है। बाकू फिर डिसाइड करता है कि वो पैसे काकेरू से लेगा मैन ओनर्स का यूज करके। मैन ओनर्स बेसिकली कुछ अमीर लोग होते हैं जो कि किसी भी प्लेयर पर बेट लगाते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए या और पैसे जीतने के लिए। और हम देखते हैं कई सारे स्क्रीन पर काफी लोग बाकू के ऊपर बेट लगाना शुरू करते हैं, जिसमें से एक वो कसिनो की ओनर लेडी भी होती है जिसका नाम है कुरामा रांको। और बाकू पर टोटल बेट लगती है 2.5 बिलियन। याकू यह अमाउंट देखकर अपने मन में सोचता है ये मेरी उम्मीद से काफी कम है। लगता है उसोगी के इतने साल से इनएक्टिव रहने का असर उसकी रेपुटेशन पर भी पड़ा है। और तब वो सारे मैन ओनर्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग हैंगमैन खेलेंगे। ये हैंगमैन काफी सिमिलर है जैसे आपने कई सारी मूवीज जैसे द मशीनिस्ट में देखा होगा। हर राउंड में लॉस के बाद ये हैंगमैन वाली ड्राइंग का एक स्टेप कंप्लीट होगा, और बस डिफरेंस इसमें इतना है कि यहाँ ड्राइंग की जगह प्लेयर्स का हैंगमैन होगा। वहीं दूसरी तरफ हम मार्को को देखते हैं, जो कि जंगल से होकर एक फील्ड की तरफ भाग रहा होता है।
और वहाँ पर कुरामा का बॉडीगार्ड लियो भी होता है। लियो बेसिकली यहाँ पर सदाकुनी के ग्रुप की एक्टिविटीज देखने आया है, क्योंकि कसिनो में इतने सारे पैसे जीतने के बाद कुरामा को उस पर शक था, तो उसने लियो को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कौन सा गेम खेलना है ये डिसाइड करने के लिए सदाकुनी अपनी आंखों पर पट्टी बांधता है और वो जो भी गेम सेलेक्ट करेगा वो लोग वही खेलेंगे। यहाँ बातों बातों में सदाकुनी बाकू को बताता है कि उसकी आई साइट कमजोर है, तो वो बिना चश्मों के कुछ नहीं देख सकता। एंड फॉर सम रीजन बाकू यहाँ स्माइल करता है और सदाकुनी ओल्ड मेड गेम चूज करता है। ये गेम आपने काफी जगह देखा होगा, इवन सिंचान में भी। बाय द वे मैंने सिंचान के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, तो आप उसे यहाँ देख सकते हैं। इस गेम में दोनों पार्टी से एक दूसरे से एक कार्ड एक टाइम पे सेलेक्ट करते हैं और मैचिंग कार्ड्स को छोड़ देते हैं, और गेम के अंत में जिसके पास भी जोकर बचता है वो ये गेम हार जाता है। यहाँ डिफरेंस बस यही है कि जोकर की जगह ओल्ड मेड कार्ड यूज होगा। बेसिकली दोनों पार्टीज को अपने कार्ड्स खत्म करने हैं और गेम के अंत में जिस भी प्लेयर के पास एक कार्ड बच जाएगा वो ये गेम हार जाएगा, और उसे उतने नंबर ऑफ स्टेप्स चलने होंगे जितना उस कार्ड पर है। जैसे एक राउंड के बाद अगर बाकू हार जाता है और उसके ओल्ड मेड कार्ड के ऊपर नंबर 5 लिखा होता है, तो वो 5 स्टेप और करीब चला जाएगा हैंगमैन के। आई होप आपको रूल्स समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस गेम में एडिशनल रूल यही है कि फिजिकल वायलेंस मना है और सारे मैन ओनर्स दोनों प्लेयर की कार्ड्स देख सकते हैं, और यही सारे रूल्स एस्टैब्लिश करने के बाद ये गेम शुरू होता है। लेकिन गेम शुरू होने से पहले बाकू सदाकुनी के साथ रॉक पेपर सीजर खेलता है, जिसमें वो पहले रॉक निकालता है और सदाकुनी एज ए रिफ्लेक्स पेपर निकालता है। लेकिन फिर बाकू अपने रॉक को सीजर में बदल देता है और चिढ़ाता है कि सदाकुनी ये गेम हार गया। ट्रस्ट मी, ये चीज इंपॉर्टेंट थी बताना आगे के लिए। और फिर कार्ड्स की प्रॉपर सफलिंग के बाद इस गेम का फर्स्ट राउंड फाइनली शुरू होता है। एक्स्ट्रा कार्ड्स डिस्कार्ड करने के बाद बाकू के पास 3 कार्ड्स बचे होते हैं और सदाकुनी के पास 2, और इस राउंड के अंत में सदाकुनी 2 कार्ड्स में से सही कार्ड चुनता है और बाकू फर्स्ट राउंड हार जाता है, और इस कार्ड पर नंबर होता है 5। तो बाकू 5 स्टेप्स क्लोज चला जाता है हैंगमैन के। वैसे हैंगमैन तक जाने के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 11 है, तो बाकू के पास अब बस 6 स्टेप्स बचे हैं, और काजी को इस दौरान फील हो रहा होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। और इसके बाद शुरू होता है राउंड 2, और इस राउंड में बाकू के पास ओल्ड मेड कार्ड नहीं होता, और इस बार चांस होती है बाकू की 2 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालने की जो कि ओल्ड मेड ना हो, और बाकू एक बार और ओल्ड मेड कार्ड निकालता है और जिसका नंबर होता है 4। तो बाकू ये राउंड भी हार गया और वो 4 कदम और नजदीक चला जाता है हैंगमैन के, और अब वो बस 2 ही स्टेप्स दूर है हैंगमैन के। और फिर शुरू होता है राउंड 3, और इस राउंड में भी बाकू के पास ओल्ड मेड कार्ड नहीं होता, पर इस समय बाकू के एक्सप्रेशंस देख के पता चलता है कि उसकी भी फटी हुई है। इस बार बाकू की चांस होती है कार्ड सेलेक्ट करने की, लेकिन वो ये कर नहीं रहा होता। सदाकुनी उस पर चिल्ला कर कहता है कि तू कितना टाइम लगाएगा कार्ड सेलेक्ट करने में, और वो रेफरीज को बोलता है कार्ड सेलेक्ट करने के लिए टाइम लिमिट लगाने के लिए। दोनों रेफरीज इस पर आपस में डिस्कस करते हैं। बाकू उनसे डरते हुए कहता है टाइम लिमिट की बात शुरुआत में नहीं की गई थी, तो नेचुरली इसे इस गेम में अप्लाई करने के लिए हमें इस गेम को दोबारा शुरुआत से शुरू करना चाहिए। लेकिन सदाकुनी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो बाकू पर चिल्लाने लगता है, और याकू भी उससे एग्री करता है और डिसाइड करता है कि कार्ड चूज करने की लिमिट 1 मिनट होगी और गेम यहीं से कंटिन्यू होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट मोमेंट है गेम का, इसे याद रखना। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां याकू एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां वो मिलता है पुराने रेफरी नंबर 0 कियारा से। अगर तुमने ये वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा रेफरी नंबर 0 कितना इम्पोर्टेंट है। ये मीटिंग बाकू के सरपासिंग द लीडर हारने के बाद होती है। कियारा एक्चुअली में बाकू का पुराना एक्सक्लूसिव रेफरी है, पर अब वो काकेरू छोड़ चुका है, और एट दिस पॉइंट बाकू भी काकेरू का मेंबर नहीं है। कियारा याकू को बताता है कि वो काकेरू छोड़ रहा है, पर याकू उसे चेतावनी देता है कि काकेरू छोड़ने का रिपरकशंस उसे झेलना होगा, क्योंकि कोई भी रेफरी अलाउड नहीं है काकेरू छोड़ने का। लेकिन कियारा भी उसे कहता है हाँ जो होगा देख लेंगे। वो लोग कुछ और बातें करते हैं और कियारा याकू को बोलता है पूरी दुनिया में ऐसा कोई ह्यूमन नहीं जो कि हमेशा सिर्फ जीतता हो। और हम देखते हैं 3rd राउंड में एक बार फिर बाकू ओल्ड मेड कार्ड चूज करता है जिसका नंबर होता है 1। तो बाकू अब बस 1 कदम दूर है अपने अंत से, और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ एक आदमी कुछ वेपन रिलेटेड न्यूज देख रहा होता है, और एक बंदा उससे आकर कहता है लीडर वो स्टार्ट होने वाला है। हाँ, दिस इज द लीडर ऑफ काकेरू, और ये आगे इस आर्क में आएगा। खैर हम लोग वापस गेम की तरफ आते हैं। क्योंकि बाकू बस अब 1 कदम दूर है हैंगमैन के, तो अगले राउंड में अगर ओल्ड मेड में बाकू के पास कोई भी नंबर आए वो ये गेम हार जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग लियो और मार्को को देखते हैं जिन्हें पता चलता है कि सदाकुनी के लोग जापान पर हमला करने वाले हैं। फिर सीन वापस गेम पे शिफ्ट होता है जहां राउंड 4 शुरू होता है, और इस बार भी ओल्ड मेड कार्ड बाकू के पास होता है और कार्ड सिलेक्ट करने की बारी सदाकुनी की होती है।
बाकू अपने कोर्ट में कुछ ढूंढ रहा होता है और वो अपने हाथ के कार्ड्स बार बार फ्लिप कर रहा होता है और सदाकुनी सही से कार्ड सिलेक्ट नहीं कर पा रहा होता। फिर सदाकुनी एक कार्ड सिलेक्ट करता है और इस बार उसने ओल्ड मेड कार्ड निकाला होता है और कार्ड पर नंबर होता है 3। तो अब सदाकुनी 3 कदम चलता है हैंगमैन की तरफ और फिर राउंड 5 शुरू होता है जिसमें सदाकुनी के पास ओल्ड मेड कार्ड होता है और इस बार बारी होती है बाकू की कार्ड सिलेक्ट करने की। और बाकू सदाकुनी को चिढ़ाते हुए कहता है कि उसे उसकी आदतों का पता चल गया है कि वो कार्ड्स कैसे रखता है और इस बार ये गेम वही जीतेगा। और बाकू इस बार भी ओल्ड मेड कार्ड नहीं निकालता और इस बार कार्ड पर नंबर होता है 4। तो अब सदाकुनी टोटल 7 कदम नजदीक चला जाता है हैंगमैन के और फिर शुरू होता है राउंड 6 जिसमें ओल्डमेट कार्ड बाकू के पास होता है जिसका नंबर होता है 5। तो मतलब ये लास्ट राउंड है दोनों प्लेयर्स के लिए। सदाकुनी की बारी होती है कार्ड चूज करने की और वो जब कार्ड चूज करने जाता है तो बाकू उसे बता देता है कि ओल्डमेट कार्ड कौन सा है, लेकिन सदाकुनी फिर भी उस पर विश्वास नहीं करता और वो कार्ड सिलेक्ट नहीं कर रहा होता है क्योंकि बाकू ने कार्ड्स टेढ़े पकड़े होते हैं। वो इस बार भी ओल्डमेट कार्ड सिलेक्ट करता है लेकिन उसके पास अभी भी थोड़े कार्ड्स बचे होते हैं, मतलब सभी कार्ड्स के अभी तक पेयर नहीं बने। तो अब बाकू की चांस होती है कार्ड सिलेक्ट करने की। उसके बाद हम देखते हैं आसपास के लोगों का एक्सप्रेशन चेंज होते हुए क्योंकि बाकू सदाकुनी की तरफ जाकर उसके कार्डों में देख रहा होता है और सदाकुनी उसे कुछ कह भी नहीं रहा होता। ये देख के याकू को भी रियलाइज होता है कि सदाकुनी अब तक सारे राउंड्स जीत कैसे रहा था। और हम एक सीन देखते हैं पिछले राउंड्स का जहां बाकू ने अपने कार्ड सदाकुनी की तरफ रख के पकड़ा होता है लेकिन सदाकुनी फिर भी उसे सिलेक्ट नहीं करता। बाकू एक कार्ड सिलेक्ट करता है और अपना कैरेमल खाना शुरू कर देता है और अगर तुमने ये वीडियो देखी है तो तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है। और हम देखते हैं ओल्डमेट कार्ड इस बार सदाकुनी के पास है, मतलब बाकू ये गेम जीत गया। याकू बाकू से पूछता है इस गेम के बारे में, फिर बाकू से एक्सप्लेन करता है जो भी अब तक इस गेम में हुआ। वो उसे बताता है कि सदाकुनी अब तक यहाँ आसपास लगे कैमरे से सब कुछ देख रहा था। वो शॉर्ट साइटेड नहीं है बल्कि वो पूरी तरह ब्लाइंड है, इसलिए उसने अपना ऑपरेशन करवाया है आर्टिफिशियल विजन लगवाने का अपनी आंखों में, जिससे वो खुद कुछ नहीं देख सकता लेकिन आसपास लगे कैमरेस की वजह से देख सकता है जो कि उसकी आंखों से कनेक्टेड हो। तो बेसिकली उसे कुछ दिखाई नहीं देता, वो बस कैमरास की वजह से ही देख सकता है। बाकू सदाकुनी को बताता है कि पहले मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था पर फिर मुझे याद आया तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर्स का रिएक्शन जब काजी ने यहाँ का एक कैमरा तोड़ दिया। हाँ, ये वही सीन है जब काजी ने डर के इधर उधर फायरिंग करना शुरू कर दिया था और एक कैमरा तोड़ दिया था और इसलिए गेम की शुरुआत से उसने कई सारी चीजें की हैं जिससे उसे सदाकुनी का ब्लाइंड स्पॉट पता चल सके जो कि उस कैमरे के टूटने की वजह से हुआ। और वो रॉक पेपर सीजर जो कि उसने गेम की शुरुआत में किया था और भी जो सारी हरकतें वो पूरे गेम के दौरान कर रहा था वो सब यही पता लगाने के लिए थी। उसके बाद गेम के साथ साथ बाकू को रियलाइज होता है कि वो टोटल 6 डिफरेंट कैमरा से यहाँ का एरिया देख रहा होता है और ये कैमरा का विजन हर सर्टेन इंटरवल पर चेंज होता है और एक कैमरा अप्रोक्सीमेटली 10 सेकंड तक विजन देता है। याकू भी ये रियलाइज करता है कि इसीलिए सदाकुनी अपना कार्ड चूज करने से पहले थोड़ा टाइम पास करता था ताकि वो याकू के पीछे वाले कैमरे से उसका कार्ड्स देख सके और सही कार्ड चूज कर सके। काजी फिर बाकू से पूछता है अगर तुमने ये बात इतने पहले रियलाइज कर ली थी तो तुमने सिर्फ अपना कार्ड्स कवर क्यों नहीं कर लिया, इससे उसका प्लान तो पूरी तरह बेकार हो जाता। लेकिन बाकू उसे कहता है अगर वो ऐसा करता तो ये गेम पूरी तरह लक बेस्ड हो जाता और तब भी उसके 50% चांस होते ये गेम हारने के, तो इसलिए उसने अपने अपोनेंट के ही वेपन का फायदा उठाया। फिर याकू को भी रियलाइज होता है सदाकुनी के ब्लाइंड स्पॉट के बारे में और वो उस कैमरा की तरफ देखता है जिसे काजी ने तोड़ दिया था और उस टूटे हुए कैमरा की वजह से 10 सेकंड का टाइम आता है जब सदाकुनी कुछ नहीं देख पा रहा होता और इसी 10 सेकंड के टाइम लिमिट में उसोगी ने डायरेक्ट सदाकुनी के कार्ड्स में देखा था और इसलिए सदाकुनी ने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो उसे देख ही नहीं सकता था। और बाकू ने राउंड 3 में जानबूझकर इतना ज्यादा टाइम लगाया था कार्ड सिलेक्ट करने के लिए। वो चाहता था कि वो लोग इस गेम पर टाइम लिमिट लगाए जिस सदाकुनी को उस 1 मिनट के अंदर ही अपना कार्ड सिलेक्ट करना पड़े और उसे एक स्मॉल विंडो मिले जहाँ सदाकुनी कुछ नहीं देख सकता हो और सदाकुनी के पास भी लिमिटेड टाइम हो कार्ड सिलेक्ट करने के लिए। तो बाकू ने इस गेम में हर किसी को बिना उनके रियलाइज किए उन्हें मैनिपुलेट किया। याकू फिर रेफरी निकमा से पूछता है पिछले 5 गेम से तुम ही थे ना सदाकुनी के एक्सक्लूसिव रेफरी, आखिर तुम लोग कैसा गेम खेल रहे थे, क्या सारे गेम्स इसी अबैंडन्ड माइन में खेले गए थे? और अगर ऐसा है तो एक्चुअली यहाँ पर याकू को भी रियलाइज हो जाता है कि इतने सारे प्रिपरेशन और सेटअप सदाकुनी अकेला बिना किसी की हेल्प से नहीं कर सकता और वो समझ जाता है कि इन सब में रेफरी मिकामा ने भी उसकी मदद की है। मिकामा फिर उसे कहता है बुड्ढे अपना मुंह बंद रख, मैं तुझे हर बात क्यों रिपोर्ट करूं, और वो याकू को चैलेंज कर देता है द रैंकिंग बैटल के लिए। काजी बाकू से पूछ रहा होता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। बाकू उसे बताता है रेफरीज के बैटल के बारे में जिसमें नीचे नंबर वाला रेफरी अपने से ऊपर वाले रेफरी को चैलेंज कर सकता है एक रैंकिंग बैटल के लिए।
पर आजकल इन रैंकिंग बैटल्स की अहमियत नहीं है, क्योंकि अब रेफरीज के रैंक सिर्फ नाम के लिए है। हाँ, पहले इनके रैंकिंग्स की अहमियत थी, पर क्योंकि रेफरीज आपस में ही लड़ते रहते थे, इसलिए इनकी रैंकिंग की अहमियत खत्म हो चुकी है। और फिर भी अगर कोई रेफरी चाहे तो वो ये बैटल कर सकते हैं। अगर तुम इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो ये वाली वीडियो जरूर देखना। वहाँ ये और भी कई सारे डिटेल्स हैं काकेरू रेफरीज से रिलेटेड। और फिर सीन शिफ्ट होता है याकू की तरफ, जो कि मिकामा से बात कर रहा होता है, लेकिन मिकामा उस पर हमला कर देता है। वो याकू के पैरों पर किक करता है, पर याकू उसे डॉज कर लेता है और पीछे की तरफ चला जाता है। मिकामा याकू से पूछता है, बुड्ढे तुमने मुझ पे हमला क्यों नहीं किया? भी तुम्हारे पास चांस था। क्या बुढ़ापे में तेरे हाथ पैर चलना बंद हो चुके हैं? फिर याकू शांति से उसे कहता है, रेफरी मिकामा, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं इस फैंसी तरीके की फाइटिंग का आदी नहीं हूँ। बाय द वे, क्या तुम्हारा मतलब ये था जब तुमने कहा था कि मेरे पास अटैक करने का चांस था? और हम देखते हैं याकू के हाथ में मिकामा का एक कान होता है। ये देखकर तो मिकामा और आसपास के मैन ओनर्स सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है और सभी मैन ओनर्स याकू को चीयर करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं दरवाजा खुलता है और वहाँ से याकू की तरह दिखने वाला एक आदमी आता है और उसके साथ है काकेरू का लीडर किरुमा सुइची। और इसी इंटरेस्टिंग मोड़ पर ये वीडियो खत्म होती है। ना आई नो तुम लोग क्या कह रहे हो कि ये आर्क अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वो बात ये है कि यहाँ तक जो गेम वाला पार्ट था इस आर्क का, वो पूरा हो चुका है और इसके आगे की आर्क मेनली काकेरू पर ही बेस्ड है और कुछ बढ़िया फाइट्स है, तो उसे हम अगले पार्ट में ही कवर करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बैटल बिटवीन द रेफरीज, बाकू और लीडर के बीच का इंटरेक्शन, मार्को की अब तक की सबसे खतरनाक फाइट और बाकू के पुराने एक्सक्लूसिव रेफरी कियारा को। तो अगर तुम उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हारे कुछ क्वेश्चन है इस गेम से रिलेटेड या उसोगी से रिलेटेड तो तुम उसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना पार्ट 5। हम मिलेंगे अगली बार। जय हिंद।